हाय गाइस, वेलकम टू नॉलेज लैम्प। माई सेल्फ पूजा। नॉलेज लैम्प पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को भी कंटिन्यू किए होंगे और अपनी सेहत का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हम पढ़ रहे थे प्रोटोप्लाज्म यानी कि जीव द्रव्य के बारे में। तो जीव द्रव्य के बारे में हमने काफ़ी कुछ जान लिया था। हमने ये जाना था कि व्हाट इज़ प्रोटोप्लाज्म यानी कि प्रोटोप्लाज्म होता क्या है, जीव द्रव्य क्या है जो हमारे सेल में पाया जाता है, या फिर क्या जीव द्रव्य के कारण ही लाइफ पॉसिबल है, या फिर इसकी खोज किसने की थी, किसने इसे शॉकआउट शब्द यूज किया इसके लिए, और किसने इसे जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म कहा। इन सब के बारे में हमने जान लिया था और हमने ये जाना था कि व्हाट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म का। तो ये सारी चीज़ें हमने जान ली थी। हमने ये जाना था कि 2-3 साइंटिस्ट हैं जो जीव द्रव्य से जुड़े हैं, जिनका नाम आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी था। मैंने आपको बताया था तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है वो जीवन का सार होता है, यानी कि जो हमारी ज़िंदगी होती है, जो हमारा जीवन होता है, उसका जो बेस होता है वो क्या होता है? वो होता है जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। अब हक्सले ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने बताया कि प्रोटोप्लाज्म इज़ द फिज़िकल बेसिस ऑफ लाइफ, यानी कि ये हमारे जीवन की भौतिक आधारशिला होती है। और डुज़ार्डिन ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले हमें प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया, बट इन्होंने प्रोटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म नहीं कहा था, इन्होंने उसके लिए शॉकआउट शब्द का यूज किया था। किसका? शॉकआउट शब्द का। ठीक है। बाद में पुरकिंजे नामक वैज्ञानिक ने 1837 में इसको क्या नाम दिया? इसको नाम दिया प्रोटोप्लाज्म का। और एक साइंटिस्ट हैं वागो वान मोहाल, इन्होंने क्या किया? पादप कोशा के जीव द्रव्य के बारे में हमको बताया, उसके बारे में एक्सप्लेन किया। ओके। उसके बाद हमने ये जाना था कि व्हाट इज़ द प्रॉपर्टीज़, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती थी। हमने ये जाना था कि जो जीव द्रव्य होता है वो स्वच्छ होता है, रंगीन होता है, चिपचिपा यानी कि जेली लाइक जिलेटिनियस स्ट्रक्चर होता है इसका। इसमें अति सूक्ष्म कणों का ये क्या होता है? ये जलीय विलयन होता है। किसका होता है? अति सूक्ष्म कणों का ये जलीय विलयन होता है। ठीक है। अब इस कारण ये कैसे ये जलीय विलयन होता है? इस कारण ये क्या होता है? ये चिपचिपा होता है, ग्रैनुलर यानी कि कणिकामय होता है। इसको हम धागे के समान खींच सकते हैं, और ये स्प्रिंग की तरह जब हम इसको खींचते हैं और जब हम उसको छोड़ देते हैं तो वो एज इट इज़ अपने पुरानी अवस्था में आ जाता है। तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी सारे वैक्यूल्स पाए जाते हैं, यानी रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इसका जो अपीयरेंस है वो कैसा दिखता है? वो फेन युक्त दिखता है, जैसे साबुन का झाग होता है, लाइक दैट। उसके बाद जो है कि हमने ये जाना था कि जो जीव द्रव्य होता है उसमें उत्तेजनशीलता का गुण होता है, और ये कैसा है? ये जन्मजात होता है, जिसकी वजह से ये क्या होता है कि जो बाहरी आघात होते हैं या फिर जो भी स्टिमुलाई इसको मिलती है उसके प्रति ये रिएक्ट करता है, यानी कि अनुक्रिया देता है। तो ये चीज़ें हमने जान ली थी। अब हम थोड़ा और कुछ जानते हैं इसके बारे में। एक्चुअली ये जान लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द प्रोटोप्लाज्म। ठीक है। तो जो प्रोटोप्लाज्म होता है और साइटोप्लाज्म होता है वो एक दूसरे से कनेक्ट तो हैं। जब हम प्रोटोप्लाज्म की बात करते हैं तो उसमें सारा कुछ इंक्लूड होता है, सारा कुछ। दैट मीन्स कि आपका सेल मेम्ब्रेन इंक्लूड होगा। ठीक है। क्या इंक्लूड होगा? आपका सेल मेम्ब्रेन यानी कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये इंक्लूड होगा। ओके। ये इंक्लूड होगा। आपका न्यूक्लियस उसमें इंक्लूड होगा। न्यूक्लियस में जितने भी चीज़ें पाई जाती हैं उसके साथ, जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस। ठीक है। और जो हिस्टोन प्रोटीन होता है उसके साथ लगा हुआ होता है, वो सारी चीज़ें किस में आती हैं? प्रोटोप्लाज्म में आती हैं। बट जब हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं तो साइटोप्लाज्म में जो न्यूक्लियस होता है वो नहीं होता है। ठीक है। न्यूक्लियस में नहीं होता है, दैट मीन्स कि ये सेल मेम्ब्रेन और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है उसके बीच का जो पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन होता है, ये वाला जो एरिया होता है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। ये जो पूरा आपका थोड़ा क्रीमी कलर में है, ये पूरा आपका क्या कहलाता है? ये आपका साइटोप्लाज्म कहलाता है।
तो आपने आई होप समझ लिया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोटोप्लाज्म एंड द साइटोप्लाज्म। एक बार मैं फिर बताती हूँ कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसके अंदर सारी कुछ चीज़ें पाई जाएंगी। दैट मीन्स कि आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, यानी कि जब हम बात करते हैं, कंपेयर करते हैं कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो बड़ा होता है या प्रोटोप्लाज्म, तो हम जानेंगे कि प्रोटोप्लाज्म बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि प्रोटोप्लाज्म के अंदर सारी कुछ चीज़ें पाई जा रही है, फिर चाहे वो साइटोप्लाज्म हो, न्यूक्लियस हो या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो। बट जब हम साइटोप्लाज्म की बात करते हैं, जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है साइटोप्लाज्म, यानी कि वो कुछ चीज़ें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन के बीच में पाई जा रही हैं, वो क्या है? वो है आपका साइटोप्लाज्म है। इसका ये मतलब हुआ कि साइटोप्लाज्म में हम जो है कि न्यूक्लियस की बात नहीं करते हैं, हम न्यूक्लियोप्लाज्म की बात नहीं करते हैं, हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की बात नहीं करते हैं, बट हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच का जो पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। आई होप अब आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रोटोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बता दिया था कि व्हाट इज़ द फिजिकल प्रॉपर्टीज़। नाउ वी टॉक अबाउट द मूवमेंट। ठीक है, हम मूवमेंट की बात करेंगे कि मूवमेंट किस प्रकार की पाई जाती है प्रोटोप्लाज्म में, या प्रोटोप्लाज्म में किस प्रकार का मूवमेंट पाया जाता है। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ मूवमेंट्स अगर इन अ प्रोटोप्लाज्म। एक एक करके हम उसको समझते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जीव द्रव्य में जो है कि स्ट्रीमिंग मूवमेंट दिखता है। अब वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट जो होता है वो किस तरीके का मूवमेंट होता है हम समझेंगे उसको। प्रवाही गति यानी कि स्ट्रीमिंग मूवमेंट। तो जो इसमें फर्स्ट नंबर है आपका, ये है जीव द्रव्य भ्रमण यानी कि साइक्लोसिस। देखिए, अब जो साइक्लोसिस होता है वो भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट होता है कि जो जीवद्रव्य होता है यानी कि प्रोटोप्लाज्म होता है वो रिक्तिका के चारों ओर घूमता रहता है एक ही डायरेक्शन में। जब कोई चीज़ एक ही डायरेक्शन में घूमती रहती है तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं रोटेशन यानी कि घूर्णन। जस्ट लाइक जो हमारी पृथ्वी है वो सूर्य के चारों तरफ रोटेट कर रही है एक ही दिशा में। ठीक है, तो उसी तरीके से ये है जो जीवद्रव्य होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है, उसमें एक मूवमेंट पाई जा रही है जिसको हम कह रहे हैं साइक्लोसिस। और वो साइक्लोसिस भी दो तरीके का है, जिसमें आपको फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बता दिया कि ये जो जीवद्रव्य होता है वो रिक्तिका के चारों ओर एक ही दिशा में घूमता रहता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं रोटेशन। ठीक है, अब ये रोटेशन पाया किस में जा रहा है? ये वेलिसिनेरिया या फिर हाइड्रिला की पत्ती में। ठीक है, और दूसरे एक ही कोशिका में ये क्या करते हैं? अनेक दिशाओं में घूमते रहते हैं। दूसरे हमने पहले की बात करी थी, वो क्या करता है? एक ही दिशा में घूमता रहता है, रोटेट करता रहता है। किसके चारों तरफ? वैक्यूल के चारों तरफ। और जो दूसरा मूवमेंट होता है ये कैसा होता है? एक ही कोशिका में अनेक दिशाओं में ये घूमता है। ठीक है, जैसे कि परिसंचरण होता है। ठीक है, तब इसको हम क्या कहते हैं? परिसंचरण कहते हैं। पहले को हमने क्या कहा था? हमने रोटेशन यानी कि घूर्णन कहा था। दूसरे को हम क्या कह रहे हैं? परिसंचरण यानी कि सर्कुलेशन कह रहे हैं। ये कई दिशाओं में, एक ही कोशिका के अंदर ये कई दिशाओं में घूम रहा है। पहले हमने क्या बात किया था? वे एक ही दिशा में, एक कोशिका है उसमें वैक्यूल पाया जा रहा है यानी रिक्तिका पाई जा रही है, उसके चारों तरफ ये एक ही दिशा में घूर्णन करता रहता है। जबकि जो दूसरा टाइप होता है वो कई दिशाओं में घूमता है, लेकिन ये एक सेल में ही होता है। ठीक है, तो इसको हम क्या नाम देते हैं? हम इसको नाम देते हैं सर्कुलेशन यानी कि परिसंचरण। अब ये किस में पाया जा रहा है? ये पाया जाता है आपका ट्रिस्केंसिया होता है, इसके जो पुंकेसरी रोम होते हैं उसमें ये पाया जाता है। अभी मैं आपको चित्र में भी यानी कि डायग्राम में भी दिखाती हूँ। तो अब हम बात करते हैं पश्चाभिकीय गति। ठीक है, यानी कि व्हाट इज़ द सीलियरी मूवमेंट। जो सीलिया आपने देखा होगा, सीलिया जो है यूग्लिना के चारों तरफ पाया जाता है, वैसे ही जो क्लामाइडोमोनास एक शैवाल होता है, एक एल्गी होती है, उसमें भी जो गति होती है, अगर हम क्लामाइडोमोनास की बात करते हैं तो उसमें जो गति होती है, उसमें जो मूवमेंट होता है वो किस तरीके का होता है? वो सीलियरी मूवमेंट होता है। कौन सा? सीलियरी मूवमेंट। अब हम बात करते हैं अमीबॉयड मूवमेंट की। तो
जो प्रोटोजोआ होता है, प्रोटोजोआ में एक एनिमल पाया जाता है जिसको हम जानते हैं अमीबा के नाम से। तो अमीबा में कूटपाथ के द्वारा यानी कि सीडोपोडिया के द्वारा जो मूवमेंट होता है उसी को हम कहते हैं अमीबॉयड मूवमेंट। इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट, ठीक है। तो ये वाला एरिया, ये है आपका रोटेशन, ये क्या पाया जा रहा है, रोटेशन हो रहा है, ठीक है। और ये है वो एक ही मतलब एक ही सेल है, उसमें ये चारों दिशाओं में मूवमेंट हो रही है, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। जो पहला टाइप मैंने आपको बताया था वो क्या था, साइक्लोसिस था। ये दोनों टाइप जो साइक्लोसिस मैंने आपको बताया था कि ये दो तरीके का मूवमेंट होता है। एक तो वैसा मूवमेंट होता है जो वैक्यूल, आप देख रहे हैं ये वैक्यूल वाला एरिया है, ये आपकी रिक्तिकाएँ हैं। इसके चारों तरफ ये जो प्रोटोप्लाज्म है, इसके चारों तरफ वो एक ही दिशा में ऐसे 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 करके रोटेट कर रहा है। और यहाँ अब हम बात कर रहे हैं, ये वैलिसिनेरिया में ऐसी मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, जो है कि वो हाइड्रिला की लीफ होती है उसमें देखने को मिलेगी। और इसको हमने क्या कहा था, हमने कहा था रोटेशन। अब हम दूसरे साइक्लोसिस मूवमेंट की बात करते हैं तो वो होता है सर्कुलेशन मूवमेंट टाइप का। वो जो क्या कहते हैं कि ये हेयर पाए जा रहे हैं, ठीक है, उसमें जो है कि ऐसे मूवमेंट रेडिस्केंसिया है उसमें इस तरीके का मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सिलियरी मूवमेंट का। ये है आपका सीलिया लाइक स्ट्रक्चर, इसकी तरह कुछ ये मूवमेंट हो रहे हैं। एंड दिस इज़ अमीबॉयड मूवमेंट। ये है अमीबा जो कि एक प्रोटोजोवंस होता है, उसमें इस तरीके का मूवमेंट देखने को मिलता है, यानी कि स्यूडोपोडिया कूटपाथ के द्वारा अमीबॉयड मूवमेंट हमको देखने को मिलता है। तो ये थी कुछ तरह की मूवमेंट यानी कि गतिशीलता जो किस में पाई जा रही है, जीवद्रव में पाई जा रही है, जो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं तो जीवद्रव्य क्या होता है। जीवद्रव्य एक जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स, ऊपर का जितना भी एक्सप्लेन मैंने आपको किया है उसके बेसिस पे अब आप ये कह सकते हो कि जीवद्रव्य एक जटिल बहुकली यानी कि पॉलीफेजिक कोलाइडल तंत्र होता है। क्या होता है, कोलाइडल सिस्टम होता है। जीवद्रव्य का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण होता है यानी कि वेरी इंपॉर्टेंट वो होता है आपका कोलाइडल होना। जो जीवद्रव्य होता है, ऊपर के एक्सप्लेनेशन से आपने ये समझ लिया, आपको एक बात ये समझ में आ गई अब कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है, पॉलीफेजिक होता है और कोलाइडल सिस्टम होता है। ये तीनों चीज़ें आपको बहुत ही अपने दिमाग में एकदम बिठा लेनी है कि जो जीवद्रव्य होता है उसका जो नेचर आपको समझ में आ गया कि वो किस तरीके का होता है। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया कि बहुत जटिल होता है, बहुत गूढ़ होता है। और बहुकली यानी कि पॉलीफेजिक होता है। पॉलीफेजिक का मतलब हो गया कि इसमें काफ़ी चेंजेस होते रहते हैं, काफ़ी कुछ बदलता रहता है, पॉलीफेजिक होता है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि व्हाट इज़ द कोलाइडल सिस्टम। कोलाइडल का मतलब क्या होता है कि जिसके थ्रू हम समझ पाएंगे कि हाँ एग्जैक्टली ये चीज़ है प्रोटोप्लाज्म। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझेंगे कि कोलाइडल सिस्टम होता क्या है। अब हम बात करते हैं कोलाइडल सिस्टम का। तो जो कोलाइडल सिस्टम होता है या फिर कोलाइडल जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड कोला से बना है जिसका मतलब होता है ग्लू। अब ग्लू आपने देखा होगा, सभी लोगों ने देखा होगा कि ग्लू क्या होता है, उसका अपीयरेंस कैसा होता है। ग्लू आप जो कागज़ चिपकाने के लिए या फिर फ़ोटो अपना फॉर्म पे चिपकाने के लिए यूज़ करते हैं वो हम उसी ग्लू की बात कर रहे हैं। और इडियोस मतलब होता है अपीयरेंस, यानी कि एक ऐसा विलयन या फिर एक ऐसा जलीय विलयन हम कह सकते हैं जिसका अपीयरेंस कैसा हो, ग्लू की तरह हो, उसको हम कहते हैं कोलाइडल सिस्टम। तो ग्लू से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि उसका अपीयरेंस या मतलब जो कोलाइडल सिस्टम होता होगा वो किस तरीके का दिखाई देता है। सपोज दैट हम एक एग्जांपल से समझेंगे, बहुत अच्छे से समझेंगे कि व्हाट इज़ द कोलाइडल सिस्टम। तो अगर हम क्या करते हैं, चीनी लेते हैं, उसको जल में घोलते हैं, ठीक है। तो जो चीनी के कण होते हैं वो जल में पूरी तरीके से यानी कि वाटर में पूरी तरीके से मिल जाते हैं। अब हम इसको क्या कहेंगे, हम इसको कहेंगे, और ये ट्रांसपेरेंट होता है,
ठीक है, यानी कि आर पार देख सकते हैं, ये पारदर्शी होता है। तो ये एक शुद्ध विलयन बन गया है। तो शुद्ध विलयन क्या होता है, ये होमोजीनियस होता है, यानी कि इसमें जो भी कुछ मिलाया जाता है वो एक ही चीज़ होता है, वो होमोजीनियस होता है, यानी कि इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। तो ये कैसा होता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। जैसा कि आप ये चित्र में देख रहे हैं कि अब ये जो है वो है आपका शुद्ध यानी कि प्योर सोल्यूशन। जैसे कि जस्ट लाइक आपने वाटर में क्या कर दिया, शुगर को घोल दिया, वो ट्रांसपेरेंट हो गया, इसके जो कण हैं वो आपकी आँखों से नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। बट इसका एक अलग दूसरा फेज भी हम उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसको हम कहते हैं निलंबन यानी कि सस्पेंशन। जो अगर हम यही चीज़ जो हमने क्या किया, अभी हमने क्या किया था, जल में जो है कि क्या घोला था, नमक को घोल दें या फिर हम जो है कि चीनी को घोल देते हैं, तो हमें जो चीज़ प्राप्त होती है, जो सोल्यूशन प्राप्त होता है, वो क्या होता है, वो प्योर होता है। बट जो सस्पेंशन होता है, सस्पेंडेड जो है कि सोल्यूशन होता है, विलयन होता है, उसमें क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पानी में या फिर जल में अगर हम मिट्टी को घोल देते हैं, तो क्या जो मिट्टी होती है वो पूरी तरीके से जब तली में बैठ जाती है, ऐसा मतलब होता है, फिर भी हम उसके कण को क्या कर सकते हैं, हम उसके कण को देख सकते हैं, यानी कि मिट्टी के कण को आँखों से देख सकते हैं, वो इधर उधर बिखरे रहते हैं। तो उसको हम क्या कहेंगे, हम जब तक वो तली में ना बैठे रहें, जब तक वो घुली अवस्था में रहते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं, हम कहते हैं सस्पेंशन, ठीक है। उसको हम क्या नाम देते हैं, सस्पेंशन का नाम देते हैं। यानी कि अभी हमने दो चीज़ों के बारे में जाना, एक था शुद्ध विलयन जो नमक और पानी का था या फिर चीनी और पानी का था, एक निलंबन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो थोड़ा डिटेल में अब हम समझते हैं कि इन दोनों के बीच डिफरेंस क्या होता है। तो जब हम बात करते हैं शुद्ध विलयन की, तो इसके जो कण होते हैं उनकी जो साइज़ होती है, देखिए जब हम मतलब शुद्ध विलयन और निलंबन की बात करेंगे तो उसमें जो कण होते हैं उसकी साइज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि यही से हमें डिफरेंस का पता चलता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द सस्पेंशन और सोल्यूशन, ठीक है। तो जो कण होते हैं, शुद्ध विलयन के कण होते हैं, वो क्या होते हैं, 001 माइक्रोन से भी क्या होते हैं, छोटे होते हैं, 001 माइक्रोन से भी छोटे होते हैं। और जो कण होते हैं, इनके जो अणु होते हैं वो आकार में बराबर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, ये अणु होते हैं आकार में बराबर होते हैं, यानी कि ये जो विलयन होता है वो समांग होता है, होमोजीनियस होता है, एक प्रकार का होता है। इसके जो कण होते हैं वो सूक्ष्मदर्शी यानी माइक्रोस्कोप से नहीं देखे जा सकते हैं। क्या होता है, नहीं देखे जाते, क्यों, क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट हो गया, वो एकदम से उसमें घुल गया, वो दिखाई नहीं देगा, ठीक है। तो जब माइक्रोस्कोप से हम नहीं देख सकते हैं तो फिर ऐसे आँखों से देखना तो पॉसिबल ही नहीं है। वही जब सस्पेंशन की बात करते हैं, तो जो सस्पेंशन में जो कण हैं, जो हमने एग्जाम्पल लिया था, मिट्टी को हम जल में जब घोल रहे थे, उसके जो छोटे छोटे कण होते हैं वो निलंबित हो जाते हैं, सस्पेंडेड हो जाते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी के बिना भी हम इसको देख सकते हैं। ये ऐसा एग्जाम्पल है जो आपने एज़ यूजुअल सबने देखा होगा, ठीक है। तो इसमें जो कण की साइज़ होती है वो क्या होती है, वो 1 माइक्रोन से क्या होती है, अधिक होती है, 0.1 माइक्रोन से अधिक होती है। और इसको हम क्या क्या कर सकते हैं, हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता से भी देख सकते हैं या सूक्ष्मदर्शी की सहायता के बिना भी देख सकते हैं। तो इसकी ये साइज हुई। अब हम जो ये मिट्टी है, वो मिट्टी क्या हुई, ये जल में निलंबित हो गई है, ठीक है। क्या हो गई, निलंबित। इसके जो कण होते हैं वो ऐसे जिगजैग मोशन में मूवमेंट करते रहते हैं, वो हम मतलब अपनी नग्न आँखों से देख सकते हैं, उसमें हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, यानी कि बहुत से ऐसे पदार्थ होते हैं जिनको यदि हम जल या किसी अन्य विलायक में डालते हैं, उसके जो अणु होते हैं वो विच्छेदित नहीं होते हैं, ठीक है, विच्छेदित नहीं होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं इसको, किंतु अणु समूहिक रूप में ये पूरे द्रव में वितरित होते हैं, यानी कि ये जैसे आपने जब क्या किया, जो शक्कर होता है, जो शुगर होता है, उसको जब हम पानी में घोलते हैं तो उसके जो कण हैं वो पूरे द्रव में, यानी कि पूरे जो विलायक हमने लिया है, जल लिया है, उसमें पूरे प्रेजेंट है, बट वो हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो विच्छेदित नहीं है, यानी कि टूटे नहीं हैं। बट इन अणु जो ये अणु होते हैं, जो अणु समूह होते हैं,
जो निलंबित कणों से क्या होते हैं, ये निलंबित कणों से छोटे होते हैं। ठीक है, अभी जो मैंने आपको सस्पेंशन बताया उससे क्या होते हैं, उससे ये छोटे होते हैं और हमारी नग्न आँखों से हम इसको नहीं देख सकते हैं। दैट्स वाई वो ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। दैट्स वाई हम क्या कहते हैं, वो सिद्ध विलयन है। ठीक है, इसको क्या करते हैं, क्या कैसे हम देख सकते हैं, जब अपनी नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं तो हम इसको कैसे देखेंगे, अति सूक्ष्म दर्शी यानी कि अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के द्वारा हम देख सकते हैं। ऐसे घोलों को हम क्या कहते हैं, कोलाइडी विलयन कहते हैं। और ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं, कोलाइड्स कहलाते हैं। ठीक, तो बहुत से ऐसे पदार्थ हैं जिनको यदि जल या अन्य किसी विलायक में डाला जाए तो वो अणुओं या आयनों में विच्छेदित नहीं होते हैं, किंतु अणु समूहों के रूप में पूरे द्रव में वितरित रहते हैं। इन समूहों का आकार क्या होता है, निलंबित कणों से छोटा होता है, परंतु शुद्ध विलयन के कणों से क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है। निलंबित कणों से छोटा, जो कि मैंने अभी बताया कि जब हम मिट्टी को जल में घोल देते हैं तो वो एक सस्पेंडेड फॉर्म में बन जाता है, तो वो जो सस्पेंडेड फॉर्म है उससे थोड़े से छोटे होते हैं। और जो शुद्ध विलयन होता है, यानी कि जैसे हम जल में हम क्या घोल रहे थे, शक्कर यानी कि शुगर को घोल रहे थे, तो उसके जो कण थे 0.001 माइक्रोन, उससे थोड़े से बड़े होते हैं। ठीक है, उसको हम कैसे देख सकते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से देख सकते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन कहते हैं, यानी कि कोलाइडी विलयन कहते हैं। यानी कि ये शुद्ध विलयन और जो आपका सस्पेंडेड होगा उसके बीच का होगा। ठीक है, उसके बीच का होगा। जैसे कि अगर मैं 2 और 3 नंबर के बीच की बात करती हूँ, तो वो जो बीच में जो नंबर मिलते हैं हमको, तो जस्ट लाइक 2.5। ठीक है, तो ये 2.5 क्या, ये 2 से बड़ा है और 3 से छोटा है। तो इसकी वैसे ही हम बात कर रहे हैं, इसके जो कण होते हैं, जो शुद्ध विलयन है उसके जो कण होते हैं वो कितने होते हैं, 0.11 माइक्रोन से भी कम होते हैं। ठीक है, और जो सस्पेंडेड विलयन होता है वो क्या होता है, निलंबित विलयन होता है, उसके जो अणु होते हैं 0.1 माइक्रोन्स के अराउंड होते हैं। तो ये जो हम जिसकी बात हम कर रहे हैं कि व्हाट इज़ द कोलाइडल जो है कि सॉल्यूशन, जो कोलाइडल सॉल्यूशन होता है वो इन दोनों के बीच का होता है। यानी कि वे एक ऐसे साइज होता है इनके कणों के जो इन दोनों के बीच का होता है। तो उसको हम क्या कह देते हैं, हम उसको कह देते हैं कोलाइडी विलयन, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन। तो वो पदार्थ अब कैसे होते हैं, हम अपने चारों तरफ में कुछ चीज़ें ऐसी पाते हैं जिनको हम कोलाइडल सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो वो होता है आपका ग्लू, जिलेटिन, मड, एल्ब्यूमिन एंड मिल्क, यानी कि दूध। तो जो शुद्ध विलयन होता है वह कोलाइडी विलयनों में एकमात्र मूल अंतर उसके निलंबित कणों के आकार से है। यानी कि जब हमको समझना होगा कि व्हाट इज़ द कोलाइडल सिस्टम एंड व्हाट इज़ द सस्पेंडेड सॉल्यूशन, व्हाट इज़ द प्योर सॉल्यूशन, तो हम उसको उसके डिफरेंस को हम कैसे समझ सकते हैं, वो हम समझ सकते हैं उनमें जो कण घुले रहते हैं उनकी साइज के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, साइज के द्वारा। ये हो गया आपका जो ट्रू सॉल्यूशन होता है, उसकी जो उसके कणों की जो साइज होती है वो होती है 0.01 माइक्रोन मीटर, एंड द सस्पेंशन हैव द साइज ऑफ देयर पार्टिकल्स दैट इज़ 1 माइक्रोन मीटर, 0.1 माइक्रोन मीटर। एंड जिसकी हम बात कर रहे थे यानी कि कोलाइड्स की, तो वो क्या होता है, वो सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में होता है। यानी कि ये जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिलेटिनियस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब आपको आई होप समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज़ द कोलाइडल सिस्टम, एक्चुअल में समझ में आ गया होगा। तो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जो शुद्ध घोल होते हैं वो शुद्ध घोलों में जो घुलित होता है, यानी कि जैसे जल में हमने क्या डाला था, हमने वाटर डाला था, तो ये क्या है, एक जल जो है वो सॉल्वेंट है, यानी कि विलायक है। ठीक है,
जो घुलित होते हैं वह घोलक दोनों ही आणविक अवस्था में होते हैं। शुद्ध घोलों में घुलित व घोलक दोनों क्या होते हैं? आणविक अवस्था में होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ऐसे घोलों में एक ही प्रवस्था यानी कि एक ही फेज पाई जाती है। बट जब हम कोलाइड्स की बात करते हैं तो उसमें 2 फेज पाया जाता है और इसके जो शुद्ध विलयन होते हैं इसके सारे अणु समांग होते हैं, ठीक है। और जो कोलाइड्स होते हैं इसके सारे अणु समान नहीं होते, ये असमांग होते हैं यानी कि हेट्रोजीनस होते हैं। जब हम शुद्ध घोलों की बात करते हैं तो हम होमोजीनियस की बात करते हैं, बट जहाँ हम कोलाइडल सिस्टम की बात करते हैं वो क्या होता है? वो हेट्रोजीनस होता है। तो जिस माध्यम में कोई वस्तु वितरित होती है, क्या होती है? कोई वस्तु वितरित होती है, जिस माध्यम में वितरित होती है उसको हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं परिक्षेपण माध्यम यानी कि डिस्पेंशन मीडियम। और यह माध्यम परस्पर अविरत रहता है। क्या रहता है? कंटिन्यूअस रहता है। अविरत का मतलब होता है कंटिन्यूटी, ठीक है। ये माध्यम कैसा होता है? कंटिन्यूअस होता है। जो वस्तु वितरित रहती यानी कि जो उसमें हमने क्या किया था? जल में हमने क्या घोला था? हमने घोला था शक्कर। तो जो जल क्या होगा? जल को हम क्या कहेंगे? परिक्षेपण माध्यम यानी कि डिस्पेंशन मीडियम। वहीं जब हम शक्कर की बात करते हैं तो शक्कर को हम क्या कहेंगे? शक्कर को हम क्या कहेंगे? डिस्पोज्ड फेज यानी कि परिक्षिप्त प्रावस्था। जो वस्तु वितरित रहती है यानी कि जो वस्तु घुली रहती है उसको हम क्या कहते हैं? परिक्षिप्त प्रावस्था यानी कि डिस्पोज्ड फेज। तो जिसका अर्थ हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि किसी प्रकार के कण हैं, जैसे गैस हो गया, द्रव हो गया या ठोस हो गया, ये किसी माध्यम में इधर उधर व्यवस्थित रहते हैं, परस्पर एक दूसरे से पृथक रहकर, ठीक है, क्या होते हैं? विसर्जित रहते हैं, ठीक है। जब कोलाइड विलयन में परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण का माध्यम दोनों ही द्रव होता है तो हम इसे क्या कहते हैं? पायस कहते हैं यानी कि इमल्सन कहते हैं, जैसे कि तेल और जल का मिश्रण। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ द पायस यानी कि इमल्सन। इमल्सन में जब क्या होता है? इमल्सन में हम जानते हैं कि जो डिस्पेंस्ड फेज होता है और जो डिस्पर्सन मीडियम होता है दोनों ही द्रव होते हैं, तब वो क्या चीज़ कहलाता है? वो कहलाता है इमल्शन। फॉर एग्जांपल हमने समझा कि तेल और जल का विलयन। आप यहाँ देख रहे हैं कि जो तेल है वो भी लिक्विड है और जो जल है वो भी लिक्विड ही है, तो इसको हम क्या कहेंगे? इमल्सन कहेंगे। तो जीव द्रव्य निलंबन एवं पायस का मिश्रित रूप होता है। किसका रूप होता है? निलंबन यानी कि सस्पेंशन, और पायस का मिश्रित रूप होता है। तो जिसमें परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? जल होता है। तो जल में ही वो सारे प्रोटीन्स यानी कि क्या होते हैं? जो भी मटेरियल उसमें पाए जा रहे हैं, किसमें? जीवद्रव्य में, वो जल में निलंबित होते हैं कि यानी कि सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। फिर चाहे वो हम प्रोटीन की बात कर लें या फिर वसा की बात कर लें, ठीक है। तो अब हम नेचर के बारे में जानेंगे। जो कोलाइडी विलयन होता है वो क्या होता है? हाइड्रोफिलिक इसका नेचर है। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है कि कोई ऐसी चीज़ जो वाटर लविंग हो, ठीक है। तो प्रत्येक कोलाइड विलयन में अब हम जानेंगे कि 2 अवस्थाएं होती हैं। वो कौन सी अवस्थाएं होती हैं उसके बारे में हम जान लेते हैं। ये होता है आपका सॉल और जेल, जिसके बारे में आप बहुत ही आई थिंक फेमिलियर होंगे कि व्हाट इज़ सॉल एंड व्हाट इज़ जेल। फिर भी हम आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो जो सॉल अवस्था होती है वो तरल के रूप में होती है, ठीक है। जब यही सॉल थोड़ा सा इसका जो घोल होता है वो गाढ़ा हो जाता है और ये किस फॉर्म में आ जाता है? सेमी सॉलिड स्टेट में या स्टेज में, यानी कि अर्ध ठोस के रूप में बदल जाता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? हम कह देते हैं जेल। ओके। तो इसका बहुत ही पेट एग्जांपल आप समझ सकते हो, जैसे कि जो आम होता है उसका जो जूस होता है उसको हम सॉल मान सकते हैं। फिर वही इसका क्या बनाया जाता है? गांव में एक बनाया जाता है अमावट, ठीक है। उसको जब तक हम सुखाते नहीं हैं वो जो काफ़ी गाढ़ा हो जाता है तो उसको हम क्या कह देते हैं? हम, या फिर सेमी सॉलिड स्टेट में रहता है, जो उसको हम धूप में डालते हैं तब वो सूख जाता है। तो वो जो सेमी सॉलिड स्टेट होता है उसी को हम कहते हैं जेल। क्या कहते हैं? जेल। ये थोड़ा लुगदी जैसा, जो कागज़ की लुगदी होती है उसके जैसा दिखेगा, या फिर जो ग्लू होता है उसके जैसा दिखेगा। तो ये क्या करते हैं? ये जो सॉल और जेल की अवस्था होती है जीवद्रव्य में, ये
बनती बिगड़ती रहती, कभी ये सॉल्ट के फेज़ में पाया जाएगा, कभी जेल के फेज़ में पाया जाएगा, यानी कि एक दूसरे को रूपांतरित करते रहते हैं। ठीक है, ये है आपका सॉल्ट स्टेट, यानी कि आप देख रहे हैं कि इसमें छोटे छोटे कण जो हैं कि वो काफ़ी दूर दूर तक एक दूसरे से हैं, बिखरे पड़े हुए हैं। बस जब हम जेल की बात करते हैं तो जेल में क्या कंडीशन पाई जा रही है कि इसके जो कण हैं वो आपस में काफ़ी जुड़े हुए हैं, काफ़ी पास पास में हैं। तो ये एक ऐसा सिस्टम है, ये सिस्टम है कोलाइडल सिस्टम। तो ये प्रोटोप्लाज्म का ये एक नेचर होता है जिसमें सॉल और जेल ये इंटरचेंज ऐसे होते रहते हैं, कभी सॉल कभी जेल की अवस्था में अकॉर्डिंग टू कंडीशन जैसे होती है। बट ज़्यादातर ये कैसे फेज़ में पाए जाते हैं, ज़्यादातर इसमें कौन सी अवस्था पाई जाती है, वो जेल की आई थिंक पाई जाती है। तो उदाहरण के लिए हम सॉल को और जेल को समझने की कोशिश करते हैं। इसमें एग्जाम्पल बताया गया है कि क्रीम एक शॉल होता है और इसको मथने के बाद जो मक्खन हमें मिलता है वो किस फॉर्म में होता है, वो जेल फॉर्म में होता है। यदि मक्खन को हम गर्म कर देते हैं तो वो पुनः उसी स्टेट में आ जाता है। तो जीवद्रव्य कभी सॉल की दशा में, कभी जेल की दशा में, लेकिन ये ज़्यादातर सॉरी मैंने जेल बताया था, ज़्यादातर ये जो है कि किस अवस्था में पाए जाते हैं, ये सॉल की अवस्था में, यानी कि लिक्विड फॉर्म में ये ज़्यादा देर तक रहते हैं। तो इसमें जो निलंबित कण होते हैं वे एक दूसरे से ऊपर नीचे टकराते रहते हैं, आगे पीछे टकराते रहते हैं, इधर उधर जिगजैग मोशन में। तो इसको एक मोमेंट दिया जाता है, इस मोमेंट को एक नाम दिया जाता है, दैट इज़ ब्राउनियन मोमेंट। ठीक है, तो इस गति के कारण जो जीवद्रव्य के कोलाइडल कण हैं वो सदैव निलंबित रहते हैं, यानी उसमें मूवमेंट, जब उन कणों में मूवमेंट आता रहता है तो वो सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं। जैसे हमने क्या किया, हमने जब जल में मिट्टी को घोला तो वो कुछ टाइम तक तो सस्पेंडेड फॉर्म में रहते हैं, बट एक टाइम ऐसा आता है कि वो वाटर जो बेस होता है उसका, वो जिस बर्तन में हम उसको सस्पेंड फॉर्म में डालते हैं, कुछ टाइम के बाद वो उसकी तली में बैठ जाता है। ठीक है, बट जो सॉल या जेल अवस्था होती है उसमें जो है कि क्या होता है, जो प्रोटोप्लाज्म होता है उसकी जो अवस्था होती है उसमें एक मूवमेंट पाई जाती है जिसको हम कहते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट के कारण जो है वो जो सस्पेंशन होता है, स्टेज होता है सस्पेंशन का, वो कभी ख़त्म नहीं होता है उसमें। वो इस गति के कारण हमेशा ये निलंबित अवस्था में, यानी कि सस्पेंशन फॉर्म में ही बने रहते हैं, ये तली में बैठता नहीं है। ठीक है, तो जेल दशा में इस प्रकार की गति नहीं होती है और जो सॉल अवस्था है उसमें इस प्रकार की गति पाई जाती है। वो जब जो जेल होता है वो सेमी सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, दैट्स वाई उसमें ये मूवमेंट नहीं पाई जाती है। और जो सॉल अवस्था होती है उसमें इस तरीके का मूवमेंट पाया जाता है, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वो जो मूवमेंट होता है वो कुछ इस तरीके का होता है ब्राउनियन मूवमेंट। ये किस में पाया जा रहा है, सॉल अवस्था में पाया जा रहा है, जेल अवस्था में नहीं पाया जाता है। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा सेमी सॉलिड फॉर्म में होता है, उसके जो कण होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं। बट जो सॉल की अवस्था होती है उसमें ऑल टाइम जो उसके जो कण होते हैं, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, उसमें ऑल टाइम ब्राउनियन मूवमेंट होती रहती है। तो वो क्या होता है, उसके जो कण होते हैं वो सस्पेंडेड फॉर्म में होते हैं, कभी वो तली में बैठते नहीं हैं बिकॉज ऑफ ब्राउनियन मूवमेंट। तो हमने ये समझ लिया कि जो प्रोटोप्लाज्म होता है यानी कि जीवद्रव्य होता है वो किस फॉर्म में ज़्यादा देर तक रहता है, तो वो सॉल फॉर्म में ज़्यादा देर तक रहता है। क्यों? क्योंकि ऑल टाइम उसमें जो मूवमेंट पाया जा रहा है, ब्राउनियन मूवमेंट पाया जा रहा है, उसकी वजह से उस जो जीवद्रव्य के कण हैं, पार्टिकल्स है, वो ऑल टाइम किस फॉर्म में बने रहते हैं, वो सस्पेंशन फॉर्म में, यानी कि वो निलंबित अवस्था में ही बने रहते हैं, तली में बैठते नहीं हैं। तो जो जेल होता है उसमें इस प्रकार की मूवमेंट नहीं होती। अब वो क्यों नहीं होती, वो क्यों? क्योंकि वो सेमी सॉलिड स्टेट में होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं जो कोशा होती है वो मृत्यु पर जीवद्रव्य की जो कोलाइडी अवस्था होती है वो समाप्त हो जाती है। अगर कोई सेल है उसकी मृत्यु व फिर उसकी डेथ हो जाती है तो जो कोलाइडल का जो नेचर होता है उसका वो समाप्त हो जाता है। आई होप आज का जो लेक्चर है आप सभी को पसंद आया होगा एंड आई रिक्वेस्ट टू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो, एटलीस्ट एक या दो मेंबर को आप शेयर करिए ताकि ये काफ़ी लोग पढ़ सकें, इससे लाभ उठा सकें और कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीख पाएँ।
बाकी जो कुछ भी इम्प्रूव करना है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं ताकि मैं इम्प्रूव करूं। और वीडियो लगातार आएंगे, एक दिन का मे बी गैप हो सकता है लेकिन कंटिन्यू ही अब रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड टेक केयर।